बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं हूं डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा डाइट प्लान जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये बात कंफर्म हो गई है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि ये रिवर्सिबल डिज़ीज़ है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, मोटापे की वजह से होती है। ये आज की नई बात नहीं है, बल्कि कई साल पहले इंग्लैंड के विलियम बेंटिंग ने 1800 में ये बता दिया था कि फैटी मोटापा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से पैदा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स जो ग़िज़ाएँ हैं उनकी वजह से होता है। इसी तरीके से अमेरिकन डॉक्टर विलियम ऑस्लर ने 1880 में अपनी किताब जो है वो ओबेसिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट में लिखा है कि ओबेसिटी की ट्रीटमेंट ये है कि आप बीफ खाएं, मटन खाएं, एग खाएं। ये उसने रिकमेंडेशन दी थी और उसने कहा था कि जो फैटी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फैट रेजिस्टेंस जो है वो पैदा करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसी से मोटापा होता है। इसी तरीके से 1960 में लंदन की हर माँ जो है वो जानती थी कि बच्चों में कार्बोहाइड्रेट्स देने की वजह से मोटापा हो रहा है। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था उस बंदे का नाम है एंसेल की। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसको 1960 में ये टॉस दिया गया था कि आप 22 जो कंट्रीज़ हैं, 22 कंट्रीज़ में उसमें स्टडी करके बताएं कि जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, इस पे हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है उसमें क्या रोल है। तो उसने सिर्फ 7 कंट्रीज़ में स्टडी करके पब्लिश कर दी और उसकी कंक्लूजन थी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रेडिक्टेड हार्ट डिजीज़, amount of saturated fat predicted cholesterol level, monosaccharide saturated fat protected against heart disease। अब इस स्टडी के बाद ये पूरा जोर लगा दिया गया कि आप लो फैट डाइट लें, तली चीज़ों से घी, मक्खन, अंडा की जर्दी वगैरह जो है वो इस्तेमाल ना करें और वेजिटेबल ऑयल जो है उसके इस्तेमाल पे बहुत ज़ोर दिया गया था। लेकिन अब जो अवेयरनेस आ गई है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि ये उसकी जो थ्योरी थी ये गलत थी, ये स्टडी गलत थी और अब ये देखा गया है कि जो सैचुरेटेड फैट है, नेचुरल फैट्स हैं, एग है, अंडा है, मक्खन है, देसी घी खाने से दिल की बीमारियां नहीं बढ़ रही, शुगर नहीं बढ़ रही। देखें आप, ये टाइम मैगज़ीन का टाइटल है और जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको पता है कि टाइम मैगज़ीन जो है उसकी क्या वैल्यू है। इसका जो टाइटल कवर है उसमें कह रहे हैं कि 1960 की जो स्टडी थी उसके बारे में टाइटल उसके कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल और मक्खन जो नुकसान पहुंचाते थे ये ख़त्म हो गया है और लिखा है गुड बाय 1960 एरा साइंस एंड वेलकम टू 2000। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ईट बटर, यानी बटर खाएं, मक्खन खाएं, अंडा लें, सैचुरेटेड फैट लें। तो अब हर बंदा जो है वो ये जानता है कि लो कार्ब या कीटो डाइट लें। इधर हमारे डॉक्टर साहबान जो हैं पता नहीं उनके को क्या मसला है कि अब भी वो कहते हैं जो दिल का मरीज़ हो, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, शुगर का मरीज़, उन कहते हैं जी आपने मक्खन नहीं लेना, देसी घी नहीं लेना, तली चीज़ों नहीं लेना, अंडे की जर्दी नहीं लेनी। अब जो सारा ज़ोर होता है जी शुगर के जिसको हो उसको कहते हैं जी, कई कहते हैं जी आप फास्टिंग शुगर लें, कई कहते हैं जी आप खाने के 2 घंटे बाद शुगर लें। तो मेरे ख़्याल में जो फास्टिंग शुगर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, नेचर ने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि 4-5 बजे के करीब, जिसे हम डॉन कहते हैं, दिन चढ़ने को, सूरज निकलने को मतलब है कि अभी आप उठेंगे, काम करेंगे। तो नेचर क्या करती है
वो कार्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है। और ये जो कार्टिसोल हार्मोन की राइज़ है ये 4 से लेकर 8 बजे तक होती है। कार्टिसोल हार्मोन लीवर में मौजूद ग्लाइकोजन जो है स्टोर है, उसको कहता है कि वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ब्लड जो है उसमें 25-30 मिलीग्राम ग्लूकोज ऐड कर दे। तो जब वो ग्लूकोज है वो ब्लड में आएगा तो अगर आपकी फास्टिंग शुगर 90 है तो वो 120 या 130 जो है वो हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि फास्टिंग शुगर आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। तो मेन चीज़ क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको नाश्ता करवा दिया है, इसलिए आप जो है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ फास्टिंग ना लें बल्कि दिन में 2 या 3 दफ़ा शुगर ले लें और उनकी एवरेज निकालें। यानी एक सुबह फास्टिंग ले लें, एक शाम के खाने के बाद ले लें। अगर 2 दफ़ा लेनी है तो उनको 2 पे तकसीम कर लें। अगर दोपहर को भी लेनी है तो उनको 3 दफ़ा तकसीम करके तो टोटल जो शुगर है अगर वो आपकी 200 मिलीग्राम से कम है तो इससे आप परेशान ना हों। 200 मिलीग्राम शुगर ज़्यादा है लेकिन इससे आप परेशान ना हों। आप बग़ैर दवाइयों के इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। करना क्या है, अपनी कीटो डाइट लेनी है, ये लो कार्ब लेनी है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो उससे बिल्कुल परहेज़ करनी है, फास्टिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो आप देखेंगे कि 2-3 महीनों में आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, आपकी फास्टिंग जो है वो 90 से कम हो जाएगी। तो इसमें किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने परहेज़ करनी है, लो कार्ब डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ करना है, फास्टिंग करनी है, क्योंकि फास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे तकरीबन 60% इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। लो कार्ब डाइट से तकरीबन 20% होती है, लेकिन फास्टिंग जो है उससे 60% जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। तो अगर आप ये 2-3 महीने कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर बग़ैर किसी दवाई खाने से आपकी ठीक हो जाती है। अब मैं आपको जो डाइट प्लान दे रहा हूँ, जो आपने शुगर के मरीज़ जिनकी 200 से कम शुगर है एवरेज, उनको करने से आपकी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि सबसे पहले आप ये 5 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आपने नहीं लेनी। पहले नंबर पे क्या है, आटा। हर किस्म का आटा, चाहे गंदम का हो, चावल का हो, बाजरा का हो, ज्वार का, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके खाने से आपकी शुगर जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे जो रिफ़ाइंड शुगर है वो आपने नहीं लेनी। किसी किस्म की शुगर, चाहे वो मिठाइयों में है, वो बोतलों में है, वो स्वीट्स में है, वो बिल्कुल आपने नहीं लेनी। चाहे शुगर हो, गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, ये आपने नहीं लेनी। तीसरे नंबर पे जो बेकरी की चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। रस है, केक है, बटर है, ये जो आप डबल रोटी है, बंद वगैरह है, पिज़्ज़े, बर्गर, ये आपने नहीं लेने। और चौथे नंबर पे जो डालडा घी है और बाज़ार के जो वेजिटेबल आयल्स हैं, सूफ़ी है, डालडा है, कैनोला है, फलां है, ये बिल्कुल इन्फ्लेमेशन करते हैं और इनको नहीं लेना चाहिए। पाँचवें नंबर पे जो प्रोसेस फूड है, जो डब्बों में बंद है, जो बेकरी में आती है, जो बाज़ार से आती है, वो आपने नहीं लेनी। अब आपने नाश्ता क्या करना है, जो मेन परहेज़ है वो नाश्ता क्या है। सुबह जो नाश्ता है उसमें 2 या 3 अंडे लें, उबले हुए ले लें, फ्राई कर लें, उनका सालन बना लें, ऑमलेट बना लें, या उनको देसी घी या उस नारियल में मिला लें। अंडों के साथ अगर आप 20 से 25 ग्राम पनीर ले सकते हैं, आप साथ लस्सी का गिलास ले सकते हैं। इससे भी आप समझते हैं जो आपकी भूख जो है वो नहीं मिटी तो आप 1 या 2 जो कबाब हैं बीफ के या मटन के या आप चिकन के ले लें। आप चाय का कप ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन बग़ैर चीनी को। उसके बाद दोपहर 12 बजे 1 बजे अगर आपको भूख लगती है तो अपने खाना नहीं खाना, एक छोटा सा फल ले लें या 2-4 अखरोट ले लें या 10-12 गिरियाँ बादाम की ले लें, या एक प्याली जो है वो उबली सब्ज़ी ले लें या सलाद ले लें। उसमें 2-3 चम्मच जो है वो आप जो जैतून का तेल है वो भी डाल सकते हैं। अब मेन जो खाना है वो शाम का खाना आप कोशिश करें शाम 4-5 बजे ले लें। उसमें क्या है कि आप मटन लें, बीफ लें, चिकन ले लें, मछली ले लें, 200 से 250 ग्राम जो है वो आप लें। उसके साथ आप सब्ज़ी है उसका सलाद लें, मिक्स सब्जियों का, ग्रीन वेजिटेबल का, मुख्तलिफ़ कलर का सलाद लें। उसमें 2-3 चम्मच जो है वो जैतून का तेल डाल लें।
یا اس میں کوئی پنیر ڈال لیں یا اس میں ملائی ملا لیں۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سلاد کھانے سے یا مٹن کھانے سے آپ کی بھوک نہیں مری، تو ایک آدھ پھل بھی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں جس میں زیادہ شوگر نہیں ہے۔ اگلی پرہیز کیا ہے کہ شام 5 بجے کے بعد آپ نے ساری رات فاقہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کھانا۔ آپ پانی پی سکتے ہیں رات میں، یا آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں، قہوے کا کپ لے سکتے ہیں، یا آپ کو بھوک زیادہ ستاتی ہے تو ایک مٹھی بھر نٹس ہیں، اخروٹ ہے، بادام ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 2 جو گلاس ہیں وہ لیمو پانی لے لیں اور 1 گھنٹہ سیر کریں، پھر صبح کا وہی ناشتہ۔ اور اس سے آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں آپ کی شوگر بغیر کسی دوائی کے کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ جب آپ نے چھوڑنے ہیں تو اس سے چونکہ یہ ایڈکشن ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس کی، آپ کو پین ہو سکتا ہے، باڈی ایکس اینڈ پین ہو سکتی ہے، تو اس میں کہ پوٹاشیم وغیرہ ساتھ لیں۔ وائٹامن D3 جو ہے وہ لیں، جیسے سنی ڈی کیپسول ہے وہ 2 لاکھ یونٹ جو ہفتے بعد لے لیں، 4 کیپسول لے لیں، پھر اگلے مہینے 15 دن بعد لیں، اور پھر جو ہے وہ آپ 1 کیپسول جو ہے مہینے بعد ساری عمر لے سکتے ہیں۔ اگر وائٹامن ڈی کے ساتھ وائٹامن کے ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے، اس کی ابزارپشن اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب آخر میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یہ پروگریسو ڈیزیز نہیں ہے بلکہ یہ ریورسیبل ڈیزیز ہے۔ اس کی مین وجہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ سامنے تصویر میں درخت دیکھ رہے ہیں، اس پہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، دل کی بیماری ہیں، شوگر ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، سٹروک ہے، کینسر ہے، آرتھرائٹس ہے، یہ سب کے سب مسائل جو ہیں یہ انسولین ریزسٹنس سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کیا کرتے ہیں، وہ اس درخت پہ جو شاخوں پہ مختلف بیماریاں ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں، حالانکہ اصل جو کیا ہے، جو روٹ کاز ہے انسولین ریزسٹنس، اس کو دور کریں، یعنی اس درخت جو ہے اس کو جڑ سے اکھیڑیں۔ انسولین ریزسٹنس ٹھیک ہوگی تو یہ سب بیماریاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ بھی جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس، اس کا جو روٹ کاز ہے یعنی انسولین ریزسٹنس جو ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کیٹو ڈائٹ لیں یا لو کارب ڈائٹ لیں، فاسٹنگ کریں، ایکسرسائز کریں، سبزیاں لیں، سلاد لیں، تو انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں انسولین ریزسٹنس ریورس ہو جائے گی، شوگر ریورس ہو جائے گی، اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی مہربانی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس ڈائٹ پلان سے آپ جو ہے یہ مختلف قسم کی جو بیماری ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔